एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो आया था, उसमें अब सारी पावर्स जो थी कंपनी की क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी। एक वॉइस रॉय बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को छोड़ के एक वॉइस रॉय बना दिया। लॉर्ड कैनिंग पहले थे। जो डुअल सिस्टम का जो डुअल सिस्टम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, उसको हटा दिया। देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बनाया, पार्लियामेंट बोल रहा हूँ मतलब कैबिनेट में मेंबर बनाया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट न्यू अथॉरिटी बनाई है इन्होंने, और उसको 15 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी। देन क्राउन रूल के अंदर अब जो हमारे एक्ट्स आते हैं, फर्स्ट वन इज़ 1861। इसमें ये लोग चाहते थे कि इंडियंस का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया कंट्री में कोऑपरेशन बढ़े, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को इन्वॉल्व करना चाहा, तो वाइस रॉय ने नॉमिनेट करना शुरू किया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर इंडियंस को। और सर दिनकर राव, राजा ऑफ बनारस एंड महाराजा ऑफ पटियाला वर द फर्स्ट थ्री। और जो लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे और मद्रास की छीन ली गई थी, उनको वापस रिस्टोर किया गया। ये कौन से एक्ट के तहत छीनी थी? लेट मी जस्ट चेक। लेजिस्लेटिव पावर, हाँ, 1833 के एक्ट के तहत बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर छीन ली थी, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था। ठीक, और वाइस रॉय के टाइम पे वापस दे दी। देन नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी। बंगाल में 1862 में बनी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ प्रोविंस पाकिस्तान वाली 1866 में बनी, और पंजाब में 1897 में बनी। वॉइस रॉय को 2 एडिशनल पावर्स और दी गई थी कि मतलब वो रूल्स एंड ऑर्डर्स बना सकता है अच्छे कंडक्ट मतलब बिजनेस के लिए काउंसिल में, और वो ऑर्डिनेंस भी निकाल सकता था इमरजेंसी सिचुएशन में। वो 6 महीने तक वैलिड रहता। और लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में, 61 का एक्ट है बट 1859 में ही पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आ गया था कि कौन सा मिनिस्टर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे, उस तरीके से पोर्टफोलियो देना शुरू कर दिया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में यूज़ ऑफ इलेक्शंस हुआ बट इनडायरेक्ट था। ठीक, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए। और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे वो 6 से 10 से फिर 16 कर दिए गए, इनका नंबर बढ़ा दिया, बट ऑफिशियल मेजॉरिटी फिर भी थी। अब इनको पावर भी दी गई कि ये लोग डिस्कस कर सके बजट और एड्रेस कर सके कुछ क्वेश्चंस, बट दे कुड नॉट वोट नहीं कर सकते थे। और जितने भी ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे नॉन ऑफिशियल्स, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स से आते थे और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से आते थे, जो कि गवर्नर रिकमेंड करता था, भेजता था नॉमिनीज़। और रिकमेंडेशंस इनके यहाँ से कहाँ से मिलते थे, इनको रिकमेंडेशंस की कौन से लोग जाने चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ से दिए जाते थे। अब 92 में यूज़ ऑफ इलेक्शंस हो गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इलेक्शन के थ्रू आ गए, पहले नॉमिनेटेड आते थे। अब इलेक्शन से इनका 1909 में मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स में अब इनका नंबर 60 कर दिया गया, और नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में बना दी गई। सेंटर में अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी ही थी। इन सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया मुस्लिम्स को। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। इनको 1892 में जो बजट को डिस्कस करने की पावर दी थी, अब उस पर ये लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ सकते थे और रेजोल्यूशन भी पास कर सकते थे बजट पे 1909 में। एंड जो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हैं, इनको वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो जिसमें 6 मेंबर्स होते थे, उसमें से ये क्या बोलते हैं, एक इनको लॉ मेंबर बनाया गया। देन 1919, अब इसमें ये लोग चाहते थे कि ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन हो, वर्ल्ड वॉर हो चुका था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना दी। ठीक, जिसमें मतलब वो सेंटर में जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वो अपर हाउस हो जाएगा, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो लोअर हाउस हो जाएंगी। एंड मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो कि थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ किए जाते थे। अब यूज़ ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस हो गया था
ठीक। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, वो सिख्स, इंडो क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था, बट विमेंस को नहीं दिया गया था। सेपरेशन ऑफ जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, जब ये सब्जेक्ट्स डिवाइड किए तो बजट भी डिवाइड होना ही था, इनके आपस में अपना डिसाइड करो। और प्रोविंसेस को जो सब्जेक्ट्स मिले थे वो दो तरीके के थे, या तो ट्रांसफर्ड होंगे या रिजर्व्ड होंगे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर विद एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, और वहीं पे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जो थे वो गवर्नर को कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल वगैरह की खुद से ही अपने रिजर्व्ड खुद के लिए रख लिए। तो ये डायरकी ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस स्टार्ट हो गया 1919 से। देन जो 3 मेंबर थे वॉइसरॉय की काउंसिल के, अदर देन कमांडर इन चीफ, ठीक। वैसे तो कमांडर इन चीफ वॉइसरॉय खुद ही बन रहा था, बट अगर वो ना हो, कोई और बंदा हो, तो भी 3 मेंबर्स इंडियंस को इन्वॉल्व किया गया, उनका पार्टिसिपेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी बढ़ा दिया। अब एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया बनाया लंदन में, जिसको कुछ पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की थोड़ी सी प्रोवाइड कर दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई, ठीक है, और एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई जो कि रिपोर्ट करती कि 10 साल में कैसी वर्किंग रही इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। देन इसके बाद साइमन कमीशन आता है, इसकी रिपोर्ट 27 में देता है शायद, हाँ, नवंबर 27 में ही रिपोर्ट देता है। 7 मेंबर की स्टैट्यूटरी कमीशन होती है ये नवंबर 27 में आया था, ये रिपोर्ट देता है 30 में। अच्छा, ये बोलता है कि भाई साहब ये जो डायर की आपने 1919 में बनाई है इसको अबॉलिश कर दो। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस में भी रिजर्व वगैरह नहीं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करो, जो सेंटर में आपने डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू करा है उस तरीके से। देन फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, इनकी एक फेडरेशन बनाओ कि ब्रिटिश इंडिया जिसपे कंपनी का राज है, और प्रिंसली स्टेट्स वही हमारे ये जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे इनको मिलाकर, तो एक ताकि बराबर से सही से राज कर पाए। कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, इसको थोड़ा और बढ़ाओ और वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करो। टू कंसिडर प्रपोजल ऑफ कमीशन, गवर्नमेंट अनाउंस 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन, यही रिकमेंडेशन थी इसकी साइमन कमीशन की कि हमारी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लो, डिस्कस कर लो, एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स निकालो, ठीक है, सबमिटेड फॉर कंसिड्रेशन, इसको कंसिड्रेशन के लिए दो। जॉइंट सेलेक्ट कमीशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड इट्स रिकमेंडेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 5 साल तक डिले कर दिया इन्होंने। उसी बीच में ये रैमसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड्स लेके आया ताकि और सेपरेशन किया जा सके स्कीम्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए, एंड एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस क्लास। इससे पहले हमारे पास किसके लिए था? मुस्लिम, सिख्स, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस, मतलब सारे क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस जो खैर वो भी मतलब किसी भी धर्म के हो सकते हैं, बट एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस एक कैटेगरी के, मुस्लिम्स और सिख्स, ठीक। देन गांधी जी ने अपना येरावड़ा जेल में जब पूना में थे तो उन्होंने फास्ट रखा और ये डिप्रेस्ड अंबेडकर ने पूना पैक्ट साइन किया, अग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लास, रिटेन्ड हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट एंड गेव रिजर्व सीट टू डिप्रेस्ड क्लास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, इसके अंदर ऑल इंडियन फेडरेशन बनाते हैं, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स ने लेकिन इसको ज्वाइन नहीं किया, कभी बन नहीं पाई, ये बात प्रपोजल रखते हैं कि बना लेते हैं बट बना नहीं। अबॉलिशन ऑफ डायरकी की बात करते हैं प्रोविंसेस में और बोलते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दो इनको, अब इनके खुद के इलेक्शंस ये खुद ही जज करें सारी चीज़ें। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड रेसिड्यूरी पावर्स वाइसरॉय को दे दी, ठीक। Responsible governor required to act with advice of minister responsible to provincial legislature came into effect in 1937 but was discontinued in 1939। हाँ, क्योंकि वो सारे छोड़ के भाग गए थे। देन अबॉलिशन ऑफ डायरकी एट सेंटर में ये जो डुअल गवर्नमेंट का जो अबॉलिश कर दो।
फेडरल सब्जेक्ट्स को रिजर्व और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो थे इनको ख़त्म कर दिया. बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 7 प्रोविंसेस शुरू कर दिया. सेपरेट इलेक्टोरेट होने लगा अब 1935 के एक्ट से. डिप्रेस्ड क्लास, विमेन एंड लेबर, इनको मिलने लगा सेपरेट इलेक्टोरेट. देन अबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1858 के एक्ट से. जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था विद अ टीम ऑफ इट्स एडवाइजर्स जो थे उसको ख़त्म कर दिया. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का ऑफिस ही ख़त्म. देन एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज ऑफ 10%. अच्छा, फ्रेंचाइज वोटिंग करने की पावर जो थी उसको बढ़ा दिया. 10% ऑफ पॉपुलेशन तक अब वोट कर पा रही थी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्या, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस. ठीक है, सारे पब्लिक सर्विस कमीशंस इसमें बने. एंड फेडरल कोर्ट बना 1937 में. सुप्रीम कोर्ट हमारा 1774 में बन ही गया था. और देन ये दोबारा देख लो एक बार 1935 में क्या हुआ. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, डायरकी को अबॉलिश किया, बाईकैमरलिज्म 6 आउट ऑफ 7 में किया. देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का वो ऑफिस हटाया, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई, फेडरल, प्रोविंस और जॉइंट. देन फेडरल कोर्ट बनाया 1937 में. और एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की कोशिश की बट प्रिंसली स्टेट्स ने उसको माना नहीं. देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आता है. इसमें ये बोलते हैं कि पार्टीशन हो, अबॉलिश करो ये वाइसराय का ऑफिस, अबॉलिश करो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफ़र हिज फंक्शन टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स. ठीक. डिप्राइव्ड ब्रिटिश मोनार्क राइट टू वीटो बिल्स. अब आप बिल पे वीटो भी नहीं करोगे हमारे. ठीक है. फ्रीडम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ग्रांट कर दी इन्होंने. गवर्नर ऑफ इंडिया, प्रोविंशियल गवर्नर्स वर नॉमिनल हेड्स. गवर्नेंस टू ईच डोमिनियन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्टिल इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड. जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना उस तरीके से गवर्न करो. देन एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 2 डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन. अपना कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूशन चॉइस का दोनों बना लो. ठीक है. और रिपील कर लो कोई सा भी ब्रिटेन के पार्लियामेंट का एक्ट. नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर 1947 15 अगस्त वो एक्सटेंड नहीं करेगा अनलेस लॉ से ना आप लोग खुद डोमिनियंस अपने खुद ना डिसाइड करें. लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी. ये भी लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज. ओहो, ट्राइबल एरियाज के साथ जो ट्रीटीज़ की थी वो भी 15 अगस्त 1947 से आप आज़ाद हो चुके हो. लॉर्ड माउंटबेटन हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने न्यू डोमिनियन के. जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया गया. ठीक है. इंडिपेंडेंट इंडिया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई 1946 में जो पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन. हाँ, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं लास्ट पार्ट. 1934 में एम.एन. राव ने आइडिया दिया कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रख लो सबसे पहली बार. 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि हम ऑफिशियली डिमांड की कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, ऑफिशियल डिमांड की. 38 में नेहरू जी ने आईएनसी के बिहाफ पे डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम जो हमारी फ्री कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे उसका कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा, हम लोग खुद से ही डिसाइड करेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा. 1940 में अगस्त ऑफर आता है जो कि काफ़ी हद तक इन डिमांड्स को ही प्रिंसिपल में इम्प्लीमेंट करते हुए देता है बट रिजेक्ट हो जाता है. देन क्रिप्स मिशन आता है फ्रेम करने के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर.
बट इट वॉज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग, ठीक है, क्योंकि वो मुस्लिम लीग दो सेपरेट पार्ट में इंडिया को डिवाइड करना चाहती थी, क्रिप्स ने मना कर दिया। देन कैबिनेट मिशन आता है, रिजेक्टेड आइडिया ऑफ two constituent assemblies and put forward scheme for constituent assembly with more or less satisfied Muslim League, satisfy कर दिया more or less। नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, नवंबर में। जिसके अंदर 389 स्ट्रेंथ थी, 389 296 ब्रिटिश इंडिया से थे, 292 गवर्नर की प्रोविंसेस थे और 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, यूटीज से समझ लो, स्टेट्स एंड यूटीज। देन 93 वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जिनको प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, मतलब एक सीट पर मिलियन दिया गया था इनको, इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, कि जितनी हो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, जितनी पॉपुलेशन होगी आपकी प्रिंसली स्टेट में उतने आपको रिप्रेजेंटेशन। देन 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ बनाई, उनको भी पॉपुलेशन के हिसाब से ये दिया सीट्स, जो थी मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, ठीक। representatives elected by members of the community in provincial legislative assembly, voting methods of proportional representation by means of proportional representation कैसा मिल रहा था भाई साहब, means of single transferable vote, ठीक। then representation of princely states nominated by head of princely states, इनके हेड ही जा रहे थे। assembly was partially elected and partially nominated। देन इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो मेंबर्स थे प्रोविंशियल असेंबलीज़ के, वो खुद ही लिमिटेड फ्रेंचाइज पे वो थे, क्योंकि 1935 में 10% ही तो हुआ था अभी भी अडल्ट मतलब जो भी था इलेक्शन वोट करने का अधिकार फ्रेंचाइजिंग की। तो 296 सीट्स में से टोटल, ये जो 296 ब्रिटिश इंडिया की जो सीट्स थी उसमें से 208 मिली कांग्रेस को, 73 मिली मुस्लिम्स को और 15 इंडिपेंडेंट, इनमें भी अलग कीड़ा है। देन 93 सीट्स अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट फिल्ड, प्रिंसली स्टेट्स से तो ये पूरी भरी हुई नहीं, एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। राजाओं के अलग ही नखरे। महात्मा गांधी ने खुद ने पार्ट नहीं किया, बट 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हो गई भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। मुस्लिम लीग ने उसको बॉयकॉट कर दिया, सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड थी उनकी, एंड इट वाज अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स। कांग्रेस में भी 3 मेंबर एक्स्ट्रा जुड़ गए, ठीक है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वाज द ओल्डेस्ट मेंबर and was elected as temporary president of the assembly following the French practice, but later on 11th दिसंबर को जब सेकेंड मीटिंग हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया। HC मुखर्जी एंड VT कृष्णा मचारी, सॉरी सर आपका नाम नहीं सही से बोल पा रहे, बट ये 2 प्रेसिडेंट्स थे, वाइस प्रेसिडेंट्स थे, सॉरी। देन ये क्या है, ये पढ़ लिया, हाँ, मेजर कम्युनिटीज़ की बोल रहा हूँ, ओके। जो यूनियन है, किसी भी कमिटी में यूनियन हो या स्टेट हो, तो हमारे यूनियन और स्टेट को जवाहरलाल नेहरू ने देखा है। प्रोविंसेस की जब भी बात करेंगे, प्रोविंसेस या फिर आप कोई भी ट्राइबल एरिया, उस तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो हो गए, ठीक है। वैसे तो एरिया से समझ में आ जाना चाहिए कि एरिया और प्रोविंसेस एंड एरिया सरदार वल्लभ भाई पटेल देखेंगे। रूल्स हमारे प्रेसिडेंट बनाते हैं, तो रूल्स की पावर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी, और रूल्स से ही, क्योंकि आप गवर्नमेंट को स्टीयर करते हो, तो रूल्स एंड स्टीयरिंग राजेंद्र प्रसाद करेंगे, प्रेसिडेंट थे हमारे। अब इसकी ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी सबको पता ही है, BR अम्बेडकर थे। देन ये जो सर एडवाइजरी कमेटी थी, ठीक, क्योंकि होम मिनिस्टर थे, एडवाइस ही करेंगे, डिसीजन तो ले नहीं सकते सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनकी सब कमिटीज़ थी कुछ।
तो फंडामेंटल राइट्स JB कृपलानी, ठीक है, क्रिपल्ड फंडामेंटल राइट्स थे हमारे। माइनॉरिटीज़ के लिए मुखर्जी, HC मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट में हमारे गोपी सर थे, गोपीनाथ बारदोलोई। और ये ठाकर जो थे, ठाकर थे एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम। अच्छा, एक्सक्लूड कर दिया था ठाकुरों को, वैसे अगर समझना हो तो, ठीक। तो क्रिपल्ड फंडामेंटल राइट्स थे, माइनॉरिटीज़ के लिए मुखर्जी थे, नॉर्थ ईस्ट में गोपी सर पोस्टेड है ही, आदमुख कैडर। देन एक्सक्लूडेड, और मतलब एक्सक्लूड करना हो तो ठाकर को एक्सक्लूड कर दो, डन। माइनर कमिटीज़, भाई ये पॉज करके पढ़ लियो अगर तेरे को पढ़ना हो तो, टू माई फ्यूचर सेल्फ। एंड देन ड्राफ्टिंग कमिटी सेट अप ऑन August 29, 1947, डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन। ये दो बंदे मर गए, माधवराव एंड TT कृष्णमाचारी, बहुत मचारी। देन रिप्लेस्ड बाय DP खैतान, DP खैतान, डाइड इन 19 ही रिप्लेस। अच्छा, DP खैतान मर गए थे, ओहो सॉरी टू सी, शैतान मर गया था 1948 में। BL मिटर डाइड इल हेल्थ, रिज़ाइन कर दिया बेचारे ने। एंड देन माधवराव आए। तो सारे भगवानों के नाम है इसमें, गोपाल, कृष्णा स्वामी, KM मुंशी तो अच्छा नाम है, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, भगवान मोहम्मद। देन माधव भगवान, कृष्णामाचारी, बस सारे भगवानों के नाम है, डन। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं भाई? एलिफेंट हमारा सिंबल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, BN राव ने लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। HVR अय्यनगर सेक्रेटरी जो भी है, ये अय्यनगर सेक्रेटरी है। SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम बिहारी, आय क्या नाम है, इटैलिक हैंडराइटिंग में लिखा है, प्रेम बिहारी ने, आगे नहीं पढ़ूंगा आपका नाम। देन ब्यूटिफिकेशन का काम नंदलाल बोस एंड बियोहर राम मनोहर सिन्हा। राम हो सकता है सर आप आ जाओ इस बार, बहुत राम पूछ रहे हैं ये पूरे साल भर। और ये बियोहर राम मनोहर सिन्हा ने क्या किया है? ब्यूटिफिकेशन प्रियम्बल, अच्छा, ऑर्नामेंटेड टू द ओरिजिनल प्रियम्बल, और ओरिजिनल प्रियम्बल की कैलीग्राफी प्रेम बिहारी, हुई कैलीग्राफी सारी प्रेम बिहारी ने लिखी है। अच्छा, ब्यूटिफिकेशन राम भगवान ने, और नंदलाल बोस कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन वसंत कृष्ण वेद्या। अच्छा, डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस। थैंक यू सर, एटलीस्ट आप तो चेंज नहीं हुए, नंदलाल बोस डेकोरेशन में, नंदलाल बोस और राम भगवान, डन। ये क्या है? 58th अमेंडमेंट provision this was made by 58 Constitutional Amendment 87 394 last part 22 President shall cause to be authority translation constitution हिंदी लेवल। और कोई काम धाम नहीं रहा इनको, हो गया चलो।